सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हम जब से देखते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तब से मैं बारहा कहती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है मईशत कि मईशत को किसी तरह बैलेंस किया जाए, किस तरह किया जाए। नो डाउट कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब आपने देखा कि काफ़ी दिन से IMF के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, पीटीआई गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, इमरान खान साहब पर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपोजिशन में बैठे हैं जो कि बारहा तनकीद कर रहे थे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब पर और उनके वज़रा पर, उनकी कैबिनेट पर, उनके इर्द गिर्द लोगों पर आयद होती है। किस तरह? क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से बारहा कहा जाता रहा हुकूमत में आने से पहले कि IMF में जाने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। अब जाहिर बात है वही अल्फाज जो हैं आपने दुश्मनों के, आपके दुश्मन हैं, आपके जो मुखालिफिन हैं जो कि अपोजिशन में बैठे हैं, अपने मुखालिफिन के मुँह में डालें। अब आपके मुखालिफिन उन्हीं अल्फाज को आपके मुँह पे दे मार रहे हैं, पीटीआई के लोगों के मुंह पे। अब मैं सिंपली बात करना चाहूंगी कि IMF पे तनकीद अपनी जगह थी लोगों की, लेकिन बहरहाल मैंने यही बात की कि IMF में जाने से के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। और साथ साथ जो लोग कहते हैं शराइत मानी गई, इतनी सख्त शराइत, बिलावल भी बात करते हैं, बहुत से जो सीजन पॉलिटिशियन है वो ये बात करते हैं, खा उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, खा उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो। तो मैं बारहा एक ही बात कहती रही और एक लाइन में पूरी बात को ख़त्म करती हूँ कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जब आप इस कंडीशन में कि आप इस तरह मांग रहे हैं तो फिर आप किसी के सामने शराइत नहीं रख सकते। शराइत वो रखेगा जिसका हाथ इस तरह होगा, देने वालों में होगा, जो लेने वालों में होगा वो शराइत नहीं रख सकता। लिहाजा इस सब्जेक्ट पे बहस ख़त्म की जाए तो ही बेहतर होगा, आगे के बारे में सोचा जाए। लेकिन अब सवाल ये कि वक्त की ज़रूरत थी खान साहब IMF के पास जाना, और आपको अपने जो आपने बातें की थी उस पर यूटर्न लेना पड़ा, अपने मौके पे यूटर्न लेना पड़ा, जिसको आप खुदकुशी कहते थे। आपको कहना पड़ा कि नहीं भाई वही ऑप्शन है। बारहा कहा जाता रहा कि चले जाएं, देर क्यों लगाई जा रही है। बहरहाल आप लोगों को खुद भी एहसास था कि देर हो गई, काफ़ी देर होगी। इन द एंड आप लोगों को जाना पड़ा, जो कि यूटर्न था, और शायद ये यूटर्न कोई बुरा यूटर्न साबित ना हो, अच्छा यूटर्न साबित हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो स्कीमें जिनको आप बारहा कहते रहे कि गलत स्कीमें हैं, ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका है, और जो ये करेगा, जो इससे फ़ायदा उठाएगा, जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब क्या ऐसा हो गया खान साहब कि यहाँ पर भी एक बड़ा सा यू टर्न लेना पड़ गया? IMF के पास जाना तो वक्त की ज़रूरत थी, हमारी मईशत को ज़रूरत थी IMF के पास जाने की, लेकिन अब क्या एमनेस्टी स्कीम की भी पाकिस्तान को क्या अशद ज़रूरत थी? अब नाज़रीन को, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही कि एमनेस्टी स्कीम आखिर है क्या। जितनी मुझे समझ बूझ है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एमनेस्टी स्कीम क्या है। और मेरा अंदाज़ कुछ इस तरह का है, अवामी सा अंदाज़ है, और जो लोग समझते हैं उनको समझाने के लिए मेरा अंदाज़ इस टाइप का है कि मैं अब आम लोगों को समझाना चाहूँगी कि एमनेस्टी स्कीम क्या है। नाज़रीन, जिन लोगों ने लोगों का हक मारा, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने ब्लैक मनी को कमाया और ब्लैक मनी जो है पाकिस्तान से बाहर फेंका, पाकिस्तान में कमाया, बाहर फेंक दिया, पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के लोगों का हक जिसको सही तरीके से टू कट शॉर्ट कमाया नहीं गया, तभी तो उसको छुपाया गया, तभी तो उसको ब्लैक मनी कहा जाता है, तभी नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो काला धन है उसको छुपाया जाता है, घोरे धन को, चिट्टे धन को, या कुछ भी कहते हैं सफ़ेद धन को, वाइट मनी को छुपाया नहीं जाता। छुपाया हमेशा बुराई को जाता है, छुपाया हमेशा गुनाह को जाता है। जो सही रास्ते पर चलेगा वो सबके सामने होगा, क्लियर होगा, वाइट होगा, ब्लैक होगा, दरमियान में नहीं होगा। तो लिहाजा जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑप्शन दी गई है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी कि आपने 100 रुपया, आपका काला धन है, ब्लैक मनी है, वो जो 100 रुपया है आपने वो लूटा, अवाम का हक मारा और गलत तरीके से वो आपके पास चला गया। अब आपको ऑप्शन ही दी जा रही कि जो 100 रुपया आपके पास है, जो कि अल्लाह में कहते हैं कि गलत तरीके से आपके पास गया, अब आपने क्या करना है कि आपने 10 रुपये यहाँ देने हैं। जब आपने 100 में से 10 दिए तो 90 किसके पास रह गए? 90 रुपीज़ तो फिर आपके पास रह गए ना। तो फिर उस 90 रुपीज़ का हिसाब कौन देगा? अब बहुत सी बातें हो रही हैं कि आखिर एमनेस्टी स्कीम जो है इसकी मंजूरी की वजह क्या हो सकती है। वो एमनेस्टी स्कीम जिसके बारे में इमरान खान साहब न जाने क्या कुछ कहते थे, अब उनको एकदम से ये एमनेस्टी स्कीम फ़ायदेमंद कैसे नज़र आ रही है। फिर खान साहब जब इस तरह के यू टर्न मारे जाएंगे, जब इस तरह के यू टर्न लिए जाएंगे और ऐसे ऐसे यू टर्न कि अक्ल दंग रह जाए, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स भी परेशान हो जाए कि खान साहब को की हो गया है, कौन है वो शेर जैसे मशवरे दे रहे हैं, तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इस तरह के लोग जो आपकी ऑपोजिशन में इस टाइम पे, फिर उनको मौका मिलेगा, वो फिर बात करेंगे। किस अंदाज में बात करेंगे? कुर्रतुल ऐनी, ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा खाकान अब्बासी साहब।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जी इनकी जो एमएनएसटी स्कीम थी, कहते हैं जब हमने बात की थी तो आपने तनकीद की थी। बहरहाल सर आपकी भी फिर एमएनएसटी स्कीम ऐसी थी ना। बातें देखें, जब ये वो आपकी बात मान रहे हैं, यानी उन्होंने आपकी एमएनएसटी स्कीम पे तनकीद करके अपनी एमएनएसटी स्कीम जो मंजूर कर ली, मुतारिफ करवा दी, और आप बैठ के अब उनको एमएनएसटी स्कीम पे ताने दे रहे हैं, तो फिर आपकी एमएनएसटी स्कीम भी वही थी। तो यहाँ पे तो आप लोग एक ही कश्ती के सवार लग रहे हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ नाजरीन? वही एमएनएसटी स्कीम जिसके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कट्टे छट्टे खोले कि आखिर ये एमएनएसटी स्कीम होती क्या। खान साहब बेचारी आवाम को क्या पता था कि एमएनएसटी स्कीम क्या होती है? आपने तो बताया था कि आखिर ये एमएनएसटी स्कीम कितना बड़ा क्राइम है, कितने बड़े जुर्म का नाम है, काले धन को, ब्लैक मनी को वाइट करने का नाम है। ये बातें आम आवाम को क्या पता थी? वो रेडीबान जो कि भुट्टे भूनता है मकई के, वो जो तंदूर पे खड़े होकर रोटियां लगाता है, वो जो गोला गंडा बेचता है जिससे हम गोलगप्पे लेके खाते हैं, जो दही बड़े पापड़ी चाट बेचता है, जो दर्जी है जो कि कपड़े सी के गुजारा करे, उसको क्या पता कि एमएनएसटी स्कीम क्या होती है? आपने शऊर दिया था ना खान साहब कि एमएनएसटी स्कीम आखिर क्या होती है। आपको याद है कि आपने क्या कहा था कि एमएनएसटी स्कीम क्या होती है? नहीं याद? कुरतुलैन जरा क्लिप चलाइए। क्या कह रहे हैं आप कि जी रूलिंग एलीट के लिए होती है, अमीर तबके के लिए होती है, जिन्होंने ब्लैक मनी जो होता है उसको वाइट करने के लिए होती है, और हमारी पार्टी इसको मुस्तरद करती है। और क्या कहते हैं आप कि जो 2018 का इलेक्शन आप जीत जाएंगे और आप आ जाएंगे हुकूमत में, तो आप क्या करेंगे? जिसने से फ़ायदा लिया होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। खान साहब भी आप ही थे ना, कोई और नहीं था। अब मैं क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। अब आप उसी चीज़ को आप लोग कैसे सपोर्ट कर देते हैं? फिर आप कहते हैं हमारी एमएनएसटी स्कीम में और उनकी एमएनएसटी स्कीम में वाज़ेह फ़र्क है। हमारे साहब की मैं बातें सुनी थी, उनकी और थी, हमारी और थी। भाई क्या फ़र्क था? एमएनएसटी स्कीम ही है ना, वो भी एमएनएसटी स्कीम थी, ये भी एमएनएसटी स्कीम है। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे एक मुहावरा याद है, पता नहीं टीवी पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि कहते ना कि भाई आपका कुत्ता कुत्ता है तो हमारा कुत्ता टॉमी है। ये छोटा सा एक मुहावरा है। आई एम रियली सॉरी टू से मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ा कि मतलब जब आपके पास कोई चीज़ आ जाती है तो टॉमी बन जाती है, किसी और के पास आती है तो वो कुछ और कहलवाएगी। दिस इज़ अनजस्टिफाइड। हमारी ऑनेस्टी पर, आप लोगों की ऑनेस्टी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि जब आपके पास कोई चीज़ आती है तो वो ठीक हो जाती है, जब किसी और के पास होती है, आपके मुखालिफिन के पास होती है, आपके सियासी हरीफ के पास होती है, तो वो चीज़ दुनिया की सबसे बुरी चीज़ होती है। गुनाह कबीरा होगा, वो जुर्म होगा, क्राइम होगा, न जाने क्या क्या कुछ होगा। आप लोग भी समझ से बाहर हैं। फिर असद उमर साहब जो कि यहाँ तक हमारी मशहद को मैं कहूँगी कि पिछलों का कसूर था, लेकिन IMF के पास लेट जाने का डिसीजन, ये असद उमर साहब सब्ज़ बाग दिखाते रहे कि न जाने पता नहीं मैं क्या क्या करके दिखा दूंगा, मईशत को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। ये जो 9 महीने ज़ाया हुए हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि मईशत का बेड़ा गर्क आप लोगों ने 9 महीने में किया, वो तो जिम्मेदारी विदाउट एनी डाउट पुरानों पे आयद होती है। जब वो तनकीद करते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे तनकीद कर लेते हैं आप, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आते हैं। लेकिन ये जो 9 महीने ज़ाया हुए, जो IMF के पास जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जो ड्रामे लगे रहे, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इसका सारा क्रेडिट, सारा मलबा जाता है असद उमर साहब पर। वो असद उमर साहब भी ना जाने क्या क्या कुछ कहते थे एमएनएसटी स्कीम के हवाले से। कुरतुलैन असद उमर साहब का भी क्लिप जरा चलाइएगा। और जितने लोग PTI को जिन्होंने वोट दिया वो तो परेशान हैं इस तरह के डिसीजंस पर, और सर पकड़ के बैठे हुए कि हमने तो क्या समझ के वोट दिया था, तब्दीली का सोचकर वोट दिया था। तब्दीली में क्या हो रहा है कि जी राय तब्दील हुए चली जा रही है, यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न। ये सदर असद उमर साहब के भी चाहने वालों को दिखाएं कि वो क्या कहते थे इस बारे में। असद उमर साहब मैं क्या कहूँ, आपसे पहले इतने दुखी हैं, आपकी वजारत छीन ली गई, आपको काम नहीं करना आ रहा था, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। जो दुखी इंसान है उसको ज़रा मैं छोड़ ही दूँ, मेरी बातें सुन के ज़्यादा दुखी ना हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई ना कर लें या डिप्रेशन में ना आ जाए। ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, बाय द वे लो भी हो सकता है। अच्छा जी, जितना भी एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करें या जितने भी जो ममालिक में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, इंडोनेशिया की मैं बात करूँ, मलेशिया की बात कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टारगेट सेट किया कि $100 बिलियन आपने लेकर आने हैं, तो इस हद तक फ्लॉप साबित हुए कि 100 बिलियन का अगर आपका टारगेट है तो वो $10 बिलियन भी आप नहीं लेकर आते। सोच लें कि किस हद तक ये फ्लॉप साबित हुई है। तो पाकिस्तान में किस तरह ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को इनकरेज करें कि आएँ, करें क्राइम, 10 साल तक पैसा छुपाएं, गलत तरीके से लूटें, लोगों का हक मारें और छीन कर ले जाएं बाहर, और अब उसको वाइट करने के लिए 10% हमें दें और उसके बाद सब कुछ वाइट हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं, आपकी गलती माफ़, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा। अब बेशुमार सवाल आते हैं जो मेरे जहन में और यकीनन नाज़रीन आपके जहन में भी डॉक्टर फिज़ा की तरह गर्दिश कर रहे हैं। इन तमाम सवालात का बॉल फेंकेंगे बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे बहुत फेवरेट, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। मीर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आपके तमाम तर सवालात में
अपने मखसूस अंदाज में इनके सामने पेश करूंगी। मीर मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सर, सिंपल सी बात है, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती मीर मोहम्मद साहब, कि टिपिकल एक बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में बात करो। मुझे तो सिंपल इतनी समझ आ रही जितनी मुझे समझ बूझ है कि जी 10 साल पैसा लूटे, छुपाएं, उसके बाद फिर 10% इनको दे दें। इसको रिश्वत नहीं कहेंगे क्या? मेरे ज़हन में तो रिश्वत का वर्ड आ रहा है। ये तो रिश्वत से भी ज्यादा बुरी होगी मेरी नजर में, क्योंकि ये एक हुकूमत की रिट जब कमजोर होने लगती है तो वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, टैक्स क्रिमिनल्स हों या दूसरे क्रिमिनल्स हों, उनको ये कहा जा रहा है कि आप हर 8 से 10 साल बाद एक हुकूमत टैक्स एमनेस्टी देती है, तो ये आप आगे लोगों में करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं कि आप 8 से 10 साल तक ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा छुपा लीजिए, और इसी दौरानिए में एक ना एक एमनेस्टी स्कीम आएगी जिसकी वजह से आप सारा पैसा अपना जो अब तक आपने लूटा है वो वापस अपने मुल्क लाकर वाइट कर सकेंगे। ये चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे कोई डिक्टेटर हो, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये हुकूमत की रिट को होने के मुताबिक है मेरी नजर में। यहाँ नैब भी काम कर रहा है, एफआईए भी काम कर रही है, और दूसरी सारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। हर एक का पैसा आपको पता है कहाँ रखा हुआ है। आप इंटरनली बैंक्स में ही इतनी करप्शन है का पैसा रखा हुआ है बेनामी अकाउंट्स में, और आप बाहर से पैसा मंगवा रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हम आपको पकड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसा कीजिएगा कि हम घुटने टेक रहे हैं, आप पैसे वापस लेकर आ जाइए। एमनेस्टी स्कीम दुनिया में कहीं पर भी कामयाब नहीं हुई है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो। ये पिछले 30 साल में कोई 12 या 13 ममालिक ने इस एमनेस्टी स्कीम दी है। अगर वो हदफ $100 बिलियन का देते थे तो ज्यादा से ज्यादा 4 बिलियन 5 बिलियन एक दफा 15% 14.7% इंडोनेशिया में टोटल रिकवरी हुई थी। मगर उसके बाद जो हालात होते हैं वो एक आम इंसान का हुकूमत से एतबार उठ जाता है। जो सही तरीके से टैक्स दे रहा है वो ये समझता है कि मैं क्यों दूं, मैं भी ऐसा करता हूं, हुंडी हवाले के जरिए बाहर भेज देता हूं, 8-10 साल तक उस पर डॉलर में रिटर्न्स कमाता रहूंगा, जब तक रुपी भी डिवैल्यूएट हो जाएगी, मेरा $1 जो 40 रुपए था 150 रुपए हो जाएगा, 300% का मुझे रुपी में फायदा भी हो जाएगा, और फिर मैं उस वक्त 8 से 10% देकर 15% भी देकर मैं वापस लेकर आ जाऊंगा। ये I don't know who is advising इमरान खान, मेरी समझ से बाहर है। अब मैंने खुद इनको वोट दिया है, मगर मेरी समझ से बाहर है who is advising him to do these things। अच्छा मीर साहब, यानी हम ओपन अल्फाज में कह सकते हैं, कंक्लूजन हम इस बात की ये निकाल सकते हैं कि जी अब आप तो एक तो कह रहे हैं कि मशवरा देने वाले बिल्कुल आप डाउटफुल हो गए कि मशवरे उनको कौन दे रहा है और इस तरह के मशवरे कौन दे रहा है। दूसरी बात है कि करप्शन करने वालों को बाकायदा सीधे अल्फाज में ऐलान में कहूँगी एनकरेज किया जा रहा है, करो करप्शन, कोई नहीं पकड़ेगा, उल्टा थोड़े से पैसे हमें दो और हमारा रेवेन्यू यहाँ पे बेहतर हो। अब मेरा सवाल आपसे ये, आपने कहा है कि आप मायूस हो रहे हैं उनसे, लेकिन मुझे पता है नैब कितना मायूस हो रहा होगा। नैब के चेयरमैन जो आए दिन कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब नैब है, एफआईए, बहुत से इदारे हैं जी, मुझे बताएं कि नैब क्या ये नैब को वीक साबित करना चाह रहे हैं कि नैब जो है वो लोगों को यहाँ से पकड़े और लोग यहाँ से बीमारी का बहाना करके बाहर चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। यानी अब इनको लगता है कि हमारे जो इदारे हैं, तसाबी इदारे हैं, शायद वो किसी को शिकंजे में नहीं ला पा रहे सही तरह से, या ये लोग उनके सामने नहीं बता रहे कि हमने क्या किया। तो फिर अब बेहतरीन तरीका है कि इनसे पैसा वापस लेने का तरीका है कि चलो 90% इनके पास रह जाए, 10% हमें मिल जाए। सियासी शख्सियात की मैं बात नहीं करी, बिजनेस जो शख्सियात है, बहरहाल नैब के कटहरे में तो वो भी आएंगी ना। गवर्नमेंट जॉब के हवाले से बात हुई कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो इसके अंडर नहीं आएंगे, लेकिन ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी मछली हैं जिन्होंने ब्लैक मनी को अवॉइड करने के तरीके जिनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनका क्या वो नैब के कटहरे में नहीं आएंगे? क्या एहतसाब के कटहरे में नहीं आएंगे? मुझसे अगर आप पूछेंगे फिजा, तो मेरे ख्याल में तो जो इमरान खान को करना चाहिए था कि जो पिछली एमनेस्टी स्कीम थी उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। एक जगह से 10 लिंक और निकलते। इस मुल्क में बिजनेसमैन भी हैं जो फ्रंटमैन हैं सियासतदानों के। एक आपने देखा था फवाद हुसैन फवाद के एक फ्रंटमैन निकले थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 15 अरब रुपए उन्होंने फवाद हुसैन फवाद के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, क्या थे पता नहीं, उनके उन्होंने एडमिट किया था कि जी मैंने उनके पैसे रखे हुए थे।
तो ये जो बिजनेसमैन और पाकिस्तान में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का बहुत ही थिक नेक्सस है, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन बड़े वाले जो है वो ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर फ्रंटमैन की तरह काम करते हैं, उनकी किकबैक्स भी होती हैं। और आजकल किकबैक्स जो है वो कैश में पाकिस्तान में नहीं ली जाती है। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही नुकसान ये हुआ है कि आप अगर चाइना की कंपनी से डील कर रहे हैं या ब्राजील की कंपनी से या किसी भी कंपनी से, मैं कोई खास मुल्क का नाम लेना नहीं चाहता, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनसे आप कहते हैं जी आप 15% मुझे दे दें। पाकिस्तान में वो कॉन्ट्रैक्ट है, मगर जो रिश्वत है वो कंट्री ए से कंट्री बी के अकाउंट में चली जाती है, तो वो पाकिस्तान तो आती ही नहीं है। अब अगले 7-8 साल के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम आती है, आप वही आपके 200, 250, 300 मिलियन डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं, वो उसमें से आप 40-50 मिलियन डॉलर पाकिस्तान लेकर आ जाते हैं। ये एक विशेष सर्कल है जो इस इकोनॉमी को कभी बेहतर नहीं होने देगा। ये हुकूमत की रिट को और वीक करेगा, ये एक तबाही की तरफ लेकर जाना है। लिटरली ये इमरान खान इस वक्त सारे पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं। ये इकोनॉमी अनपॉपुलर डिसीजन से सही होगी। जिसको चीखना है चीखे। ईमानदारी शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टैक्स पेइंग शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने चोरी की है तो आप पकड़े जाएंगे। हमारा नैब भी अच्छा है, FIA भी अच्छा है, हमारी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी अच्छी हैं। अच्छा मुझे बताइएगा मीर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब ये जो एमनेस्टी स्कीम है, अब वो कहते हैं जी आपकी स्कीम और थी, हमारी स्कीम और। अब जाहिर बात है, मैंने अभी भी एग्जांपल दी थी कि आपने भी पंजाबी की एग्जांपल सुनी होगी कि जो आपका हमारा जो कुत्ता है वो टॉमी बन गया ना, क्योंकि हमारा तो टॉमी है वो। सिंपल सी बात है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एग्जांपल मैं क्या दूं, बल्कि इससे भी बुरी बुरी एग्जांपल्स मेरे ज़हन में आ रही, समझ नहीं आ रही। मुझे बता दें कि बाकायदा चोरों को जो ब्लैक मनी हमारे यहाँ से लूट के ब्लैक करते हैं, उनको वाइट करने का मौका दे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है ना। करें करप्शन, कोई मसला नहीं है, करें आप करप्शन, तो हुकूमत अपना इमेज कितना खराब करेगी। वो हुकूमत जो कि वोट इस चीज पर लेकर आई है कि एहतसाब होगा चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का। जुर्म है, चाहे वो PMLN एमनेस्टी दी हो, चाहे PTI दे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पार्टी की मोहब्बत में फट से ये कहने लगते। देखिए इमरान खान भी कह रहा है, भाई इमरान खान भी गलत कर रहा है, नवाज शरीफ और इसाक डार ने भी गलत किया था, और अगर उससे पहले किसी ने एमनेस्टी दी तो वो भी गलत किया था। जब तक हमारे अंदर ये मोरल करेज नहीं पैदा होगा ना कि आपने किसी कैंडिडेट को वोट दिया है, मगर अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट राय दें। मेरा ये शोबा है, मैं इस पे राय अपनी दे सकता हूँ। शायद मैं हर चीज पे राय नहीं दे सकता, मगर इकोनॉमी पे तो मैं राय दे सकता हूँ। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि गलत को गलत कहूँ, चाहे वो टॉमी हो, चाहे वो हिल फिगर हो, या चाहे वो कोई और हो। अ डॉग इज अ डॉग। अच्छा एक अब इकोनॉमी से रिलेटेड आपसे मैं एक आखिरी बात पूछना चाहूंगी मीर साहब। मुझे ये समझ नहीं आ रही, यहाँ से इतना भी नजर आ रहा है कि शायद हुकूमत इतनी बेबस है कि हुकूमत को लग रहा है कि अब मईशत जो है वो हमें स्टेबल करने के लाइन पे लाने के लिए अब चले यहाँ से हमें शायद थोड़ा बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए। क्या अब इसमें आपको कामयाब होते दिखाई देते हैं? हमारे कोई मईशत को कोई फ़ायदा होगा? चले अगर हम थोड़ा सा सोच लें कि शायद ये हमारी मईशत को कोई फ़ायदा हो सकता है, शायद इससे फिर से मईशत को फायदा होगा, मगर जिस कॉस्ट के ऊपर होगा ना। देखिए ना, एक चीज होती है, आप मईशत के अंदर 2 से 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर मुजरिम को सपोर्ट करके मईशत को फायदा लेंगे तो इसमें तो मजहबी पहलू भी निकलेगा, मजहबी भी निकलेगा। जुर्म है ना। देखिए ना, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपने जिस मुल्क में रहें उस मुल्क से आप सिंसियर रहें। तो अगर आप 2 से 3 बिलियन डॉलर लाने के लिए आप 40 बिलियन डॉलर का नुकसान कर रहे हैं या 100 बिलियन डॉलर का नुकसान कर रहे हैं अगले 3 से 5 साल के अंदर, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नुकसान होगा, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। जो लोग इनकरेज होंगे चोरी करने के लिए, आप उस
इसको पकड़ नहीं सकेंगे। तो हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। अगर के $300 बिलियन पाकिस्तान आ सकते हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए होते पहले कि जी इस बैंक में इस आदमी का इतना पड़ा है बाहर, इतना पड़ा है, और वो $300 बिलियन है, उनको लेटर भेजा जाता कि ये लीजिए, हमें पता है आपके एग्जैक्टली इतने पैसे बाहर पड़े हैं, हम आपको एक चांस देते हैं, अगले 15 दिन के अंदर आप 10% पे करके इसको वापस पाकिस्तान ले आइए। तब मैं कह सकता था। अब तो इन्हें तो पता ही नहीं है किसका पैसा कितना बाहर पड़ा हुआ है, आप अंधेरे में गोली चला रहे हैं कि शायद। ठीक है जी, मीर मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया के लिए, ज्वाइन करने के लिए, अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। मैं सिंपल सवाल यही छोड़े जाऊंगी नाजरीन आपके लिए कि क्या जुर्म को या मुजरिम को या करप्शन करने वाले को एनकरेज करके, सपोर्ट करके कि 100 रुपया तुमने कमाया, गलत तरीके से कमाया, ब्लैक मनी है, इसको वाइट करने के लिए 10 हमें दो, 90 अपने पास रखो, क्या ऐसे चलेगा? मेरे मुताबिक ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, मैं बात करना चाहूँगी हमारे मुल्क के हवाले से कि मुल्क से मोहब्बत आखिर किससे नहीं होती है। पेट्रियोटिक फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो मेरे ख्याल से बचपन से हमारे माँ बाप हमारे अंदर खुद कूट कूट कर डालने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, मिली नगमे सुने जाएँ तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, बल्कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इमोशनल का वर्ड ज़्यादा फिट बैठेगा। और आपकी आँखें नम हो जाती हैं, और आँखें नम तब होंगी, इमोशनल आप तब होंगे, ये कैफियत आपकी तब होगी, सिचुएशन में आप तब जाएंगे, तब ढलेंगे जब आप उसे महसूस करेंगे। आप महसूस कब करेंगे? जब आप वतन से मोहब्बत करेंगे, जब यहाँ पे वतन से मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होगा। और यकीन जानिए, वतन से मोहब्बत आपके मफादात से ऊपर होती है। आपके मफादात, आपको कुर्सी चाहिए, आपको ये चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सबसे ऊपर वतन होता है, सबसे ऊपर वतन की मोहब्बत होती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे अंदर दुश्मन होते हैं। हम कहते हैं ना जी, बाहर का दुश्मन या दूर से हमें कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना अंदर का बंदा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो दोस्त के रूप में आपको मिलते हैं लेकिन बड़े ही दुश्मन साबित होते हैं, और आप कहते हैं कि इसकी दोस्ती ने मुझे डुबो दिया, मुझे फंसा दिया। मैं अच्छी सी एक एग्जाम्पल आपको अक्सर देती हूँ, आज भी देना चाहूँगी मौके की मुनासबत से, कि मुझे मेरे एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी एक बात समझाई थी। कहते हैं ना कि बात साढ़े पंजाबी से कहते हैं, गल सुनी तो तुसी पल्लू नाल बन ली, और आपने बात को समझ लिया और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया। समझ ये नहीं होती कि आपने सुना, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। जब भी ऐसा मौका आया आपने इस बात को रिकॉल किया कि किसी बड़े ने मुझे बताया था, और यहाँ पर अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, अब यहाँ पर उस बात को लागू करने का टाइम है। अच्छा जी, बच के रहना है। मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात सिखाई कि आपके जो करीब होता है और वो साजिशी होता है, दुश्मन होता है, या फिर वो आपको फंसाना चाहता है, किसी तरह गिराना चाहता है, तो वो अपनी टांग आके करके आपको कभी भी गिरा सकता है। चूँकि आप बिल्कुल पास हैं तो उसकी टांग आप तक पहुंचेगी, आप गिर जाएंगे। लेकिन कोई अगर आपसे बहुत दूर है, सोचिए काफ़ी वो दूर बैठा हुआ है, तो वो क्या अपनी टांग आगे करके आप तक पहुंचा पाएगा? वो टांग आप तक आएगी नहीं, क्योंकि आप दूर बैठे हुए पहले ही। लेकिन जब वो टांग आगे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी तो आदत है ना आपको गिराना या साजिश करना, वो अपनी आदत से मजबूर होकर टांग आगे करेगा, और इन द एंड क्या होगा, उसकी अपनी टांग में बल डल जाएगा, बल पड़ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगी टांग, अपनी टांग में चोट लग जाएगी। लेकिन आप चूंकि दूर बैठे हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं हमेशा बात करती हूँ, इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि जी भारत हमारा रिवायती रीफ है, हमारा दुश्मन है, आए दिन हमारे खिलाफ साजिशें करता है, कभी कुलभूषण को बेचता है, कभी किसी को बेचता है, और रॉ की साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के वजूद को 1947 से लेकर अब तक हजम ही नहीं किया। अब सोचिए, जो नक्शे पे पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो आए दिन वो साजिशें करेगा, और साजिशें बेनकाब होती हैं उनकी। सबसे बड़ी बात जग हसाई होती है। ये भी अल्लाह ताला का करम है ना हमारे मुल्क पे, क्योंकि हमारे मुल्क का मुतालिबा ही इस्लाम के नाम पर हुआ था। तो भारत इस मुल्क का क्या बिगाड़ सकता है? ये बात भारत को काश जल्द समझ आ जाए। अपना भी टाइम वेस्ट ना करें साजिशें करके। अच्छा जी, अब मैं बात ही करना चाहूँगी कि दुश्मन वीक कब होता है, दुश्मन कमज़ोर कब होता है? जब हम सब मुत्तहिद हो जाते हैं, जब हम सब एक हो जाते हैं, तब दुश्मन को वाज़ेह पैगाम जाता है कि इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इनको तोड़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुत्तहिद हैं, ये तो एक हैं, इनको कैसे तोड़ें? फिर उसको साजिशें करने के लिए मज़ीद दिमाग को यूज़ करना पड़ता है,
मजीद साजिशें करनी पड़ती हैं, मजीद टाइम लगाना पड़ता है, तो फिर इन द एंड अक्सर ही होता है इंसान की साइकी नफ्सियात है कि चलें छोड़ें, साजिशें की ही ना जाएं, और अगर वो करेंगे भी तो नाकाम होंगे। लेकिन कई बार मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे अंदर के लोग ही ऐसे होते हैं जो दुश्मन के मौक़िफ़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, या फिर अगर मैं कह दूं कि दुश्मन के मुंह में जो अल्फाज होते हैं वो अल्फाज कहीं ना कहीं हमारे अंदर के लोगों के ही वहाँ भेजे होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूँगी, उसके बाद मैं मज़ीद बात करूँगी। बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, आजकल मेरे बड़े फेवरेट होते चले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों की वजह से। और आपको पता है जब ये कोई गलत बात करेंगे तो यहीं पे बैठ के यही डॉक्टर फिजा अकबर खान इनको कह देगी कि ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन आजकल ये जो बातें कर रहे हैं, मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है एक पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है, उनसे कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी, दिल से तारीफ़ करना चाहूँगी। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा शाह महमूद कुरैशी साहब का कुर्रतुल ऐन की। इन शख्सियत ने जिनका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब, दिल खुश कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से एक ही आवाज़ जानी चाहिए, पार्लियामेंट से एक आवाज़ जाए। मैं अक्सर कहती हूँ और आज दोबारा कहूँगी, पार्लियामेंट है यानी हमारे सियासतदान वहाँ पे बैठे हुए, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी यानी सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, सूबाई असम्बलियाँ भी हैं। हम अपनी फ़ौज को देख लें, हम अपने तमाम इदारों को देख लें, हमारे जितने भी अवाम हैं, जो लोग वोट देते हैं, ये जितने सियासतदान हैं, तमाम लोग जब पाकिस्तान की बात हो तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौन मौलाना फजलुर रहमान साहब, कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की बात होती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब आप लोग कहें कि मुझे नहीं पता मैं शेर वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे नहीं पता मैं तीर वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं बल्ले वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा इंतखाबी निशान तराजू है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान की जब बात हो वहाँ पर मौक़िफ़ में तब्दीली, या कहते हैं कि 1% भी आपका मौक़िफ़ किसी से आप अग्री ना करें, डिसअग्री करें, ये बनता ही नहीं है। मुझे तो यही समझ आई अपनी ज़िंदगी में आज तक कि ये बनता ही नहीं है। जब मुल्क की बात हो गई ना बस फिर कोई इख्तलाफ नहीं, फिर सब लोग एक हैं। फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, इस हवाले से बात हो रही है। गवादर में ये जो वाक़या पेश आया था, इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ बहुत बार पेश आए। कौन करता है, साजिशें किसकी हैं? आप देखें चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जब हमला हुआ था, अब गवादर जो है कहाँ ताने बाने जोड़े हैं, रॉ क्या इन्वॉल्व नहीं है, सी पैक किसको चुभता है, किसकी आंखों को दुखता है? पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी, यहाँ पे रोज़गार के मौके अगर होंगे, बाहर से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान पे एतमाद करेंगे, तो फिर और साथ ही एक पहलू कि जब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी सिचुएशन है हमारे यहाँ बेहतर से बेहतरीन होती चली जा रही है, अब हमारे यहाँ वो सिचुएशन नहीं रह रही दहशतगर्दी की, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका। तो अब दुश्मन ये चाहेगा कि जितना पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया जाएगा उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने से घबराएगा। कौन है हमारा दुश्मन? भारत। मैं अल्लाह कहती हूँ, भारत कुलभूषण जैसे लोगों को यहाँ भेज के पाकिस्तान की जासूसी करवाता है, और भारतीय जो एजेंसी रॉ, जिसके अपने बंदों की जो छोड़ के भाग गए, जिनकी अपनी वीडियोस तक ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, जो कहते हैं कि रॉ से गंदी एजेंसी, रॉ से ज़्यादा साजिशी एजेंसी कोई है ही नहीं। बड़ा दुखता है। फूट डलवाना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं कि बलोचिस्तान टूट जाए, नहीं टूटेगा कभी। देखना चाहते हैं कि जो अब ये क्या हो रहा है, ये जो मंजूर पश्तून है क्या कर रहा है, किसके एजेंडे पे काम कर रहा है, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? चाहते हैं कि पश्तून अलग हो जाएं, नहीं होंगे अलग। तमाम लोग पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। बांग्लादेश वाले वाक़े पे आज तक ये खुशियां मनाते हैं। पाक भारत टाकरा में जब मैं बात करती हूँ तो आए दिन इनको बांग्लादेश याद आ जाता है। दोबारा ऐसी तकसीम की बात पाकिस्तान में नहीं होगी, हम सब एक हैं। ये पैगाम शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने इंडिया के हवाले से एक रिपोर्टर ने इनसे बात की, और आपको याद होगा मोदी साहब जारी बात है अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। उन्होंने अब नई बात कर दी थी कि पाकिस्तान का रडार ही टब काम नहीं कर रहा था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा स्मार्टली, बड़े मजे से जवाब दिया मोदी को। क्या जवाब दिया जरा ये सुनिएगा। डिटेल में नहीं गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं अल्लाह कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। नजर आ रहा है कश्मीर में, नजर आ रहा है इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी
कितना अच्छा है, सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के गलों पे छुरियां चला सकता है, मजहब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोहे जमीन पर नहीं होगा। मैं अल्लाह ये बात कहती हूँ। गुजरात का कसाब 2002 से शुरू हुआ, अब वजीर आजम बना, फिर तो आगे भी बनना चाहता है। कश्मीर में नहते, कश्मीर पे गोलियां चलाता है और अब झूठ बोल रहा है। जारी बात है, पहले हमारे F-16 तैयारों के हवाले से झूठ बोला, फिर अमेरिका से सुपर पावर से गवाही आ गई कि F-16 तैयार है तो पूरे हैं। अपनी जो अब एक इनका पायलट पकड़ा गया, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको छोड़ दिया, फिर झूठा मंजन झूठा चूरन बेचते रहे अपने मीडिया पे कि डर गए, घबरा गए, मोदी से डर गए इसलिए छोड़ दिया। यानी जज्बा खैर से गाली को भी नहीं समझते। करतारपुर बॉर्डर क्यों खोला गया था, जज्बा खैर से गाली के तहत खोला गया था, उस पर भी पॉलिटिक्स करते रहे, अजीबोगरीब सी बातें करते रहे। उनका मीडिया भी पता नहीं बुखलाहट का शिकार क्यों रहता है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी बात मजे की उन्होंने कहा चले 1 सेकंड के लिए मान लें हमारे रडार काम नहीं कर रहे थे। अब जब काम नहीं कर रहे थे तो तब हमने इनकी धज्जियां उड़ा दी, और अगर काम कर रहे होते तो फिर सोचिए फिर इंडिया नक्शे पे ना होता। सोचिएगा नरेंद्र मोदी आइंदा हमारे बारे में बात करने से पहले। अच्छा जी, और उन्होंने गुफ्तगू की मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। इन्होंने पार्लियामेंट में बात की थी, सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा शोर मचाया हुआ। मौलाना साहब के चाहने वालों ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग भी अग्री करेंगे, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीफ जस्टिफाइड है, बनता है भाई। लेकिन कुरैशी साहब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ऐसे नहीं चलेगा। कुरैशी साहब आज आपकी तारीफ करें, कुछ गलत करेंगे तो फिर आपसे ये भी कहूँगी कि ऐसे नहीं चलेगा। ये जरा क्लिप देखिएगा। बहुत प्यारी बात की आपने। उन्होंने कहा कि जी राशनराज किया गया है, सिक्योरिटी नहीं छीनी गई, लेकिन 20-20 गाड़ियाँ एक शख्स को हम क्यों दें। नाज़रीन, एक ब्लू बुक होती है। अब बहुत से लोगों को इस टर्म का नहीं पता होगा, मैं आम अल्फाज में बात करने की कोशिश करती हूँ, उन अल्फाज में जो आम लोग भी समझ पाएँ। रेडी बान मेरा प्रोग्राम देख रहा हो, जो रोटियाँ लगाता है तंदूर पर वो मेरा प्रोग्राम देख रहा हो, गोला गंडे वाला मेरा प्रोग्राम देख रहा हो, कोई दर्जी मेरा प्रोग्राम देख रहा हो, उसको समझ आए कि फिजा कहना क्या चाहती है। इसलिए मैं इस अंदाज में गुफ्तगू करती हूँ ताकि आप लोग सुने समझें। अब बात सिंपल सी है कि जी VVIP सिक्योरिटी किसको देनी है, कौन है जो डिजर्व करता है। और सबसे बड़ी बात कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप तो इस टाइम पे मेंबर ही नहीं है ना, आप हुकूमत में, ऑपोजिशन के स्टूल तक आपको नहीं मिला, आपको सिक्योरिटी क्यों दी जाए। और सिंपल से मैं बात करूंगी, इस्लाम तो सादगी सिखाता है। आप अब ये बात फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। मेरे एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या कहना चाहती थी। आप 20-20 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की साथ लेके फिरना चाहते हैं, और मैं तो सिंपल ये कहती हूँ कि मुसलमान किसी से नहीं डरता, बहादुर होना चाहिए। और मैं आपको आज ये बड़े यकीन से कहती हूँ, बहुत से लोग हैं लाहौर में रहते हैं, देख लीजिएगा, मैं तो सिक्योरिटी के बगैर फिरती हूँ। जितनी बातें मैं इस माफिया के खिलाफ करती हूँ, आपका क्या ख्याल है कि हमें धमकियाँ नहीं आती होंगी। हम बात करते हैं बगैर लफाफा पकड़े, बात करते हैं इस बिलीफ के साथ कि जिंदगी, जान, माल, सब कुछ रिस्क उस अल्लाह ताला के हाथ में है, और जो रात कब्र में है वो कब्र में है। जिन लोगों पर खुदकुश हमले होते हैं, कोई जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता है, सानिया पेशावर आपको याद होगा कि जुल्म की बर्बरियत की दास्तान रकम हुई थी, मासूम बच्चे थे, किस तरह दहशतगर्द अंदर गए। और इस तरह ये भी जो गवादर में वाक़या पेश है, आए दिन इस तरह के वायदाता दरबार महफूज नहीं है। वहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड्स सबसे पहले जामे शहादत नोश वो करते हैं। वहाँ पर जो लोग शहीद होते हैं, क्या कोई घर का वाहिद कफील नहीं होगा? क्या किसी माँ बाप का इकलौता कोई बेटा नहीं हो सकता? क्या कोई बच्चों की माँ नहीं हो सकती? किसी के छोटे छोटे बच्चे नहीं हो सकते जो शहीद हुए हैं? उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पर आती है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी सिक्योरिटी की बड़ी लोगों को फिक्र है। मौलाना साहब बस कर दें, बहुत कुछ आपने कर दिया, बहुत सी चीज़ों की वजह से आपको वोट अब नहीं मिल रहा, अब बस करें, ऐसी बातें ना करें, अपना इमेज आप लोग ख़राब करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।